ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिट वॉल के अंदर हीट ट्रांसफर को पढ़ना। तो एक एक करके इन टॉपिक को समझते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, और ये फॉरियर लॉ पर बेस्ड है। इसके आगे के जो टॉपिक आएंगे ना, कंपोजिट सिलेंडर्स, कंपोजिट स्पीयर्स, वो इसी तरीके के आएंगे। तो इसको समझ लो, आगे के अपन आप क्लियर होंगे, उनमें बस फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा थोड़ा सा बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम फॉरियर लॉ तो हमें पता ही है, Q इज इक्वल्स टू में माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लो ये कोई आपका एक स्लैब है, ठीक है। इसके एक एंड का टेम्परेचर T1, इसका है T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। और ये लेंथ है L, जो भी आप कहना चाहो। तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी। अब फॉरियर लॉ इसमें पता कैसे लगाना है, इसका एरिया A है मान लो, इसमें फॉरियर लॉ ऐसे लगाना है, के ए T1 माइनस T2, बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाला घटा दो, बड़े वाला टेम्परेचर T1 है, छोटे वाला टेम्परेचर T2 है, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जो हीट फ्लो कर रही है। टोटल डिस्टेंस कितना फ्लो करेगी T1 से T2 जाने में, L। माइनस माइनस भूल जाना, यही हीट रेट ऑफ हीट आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन है और हीट को जितना डिस्टेंस फ्लो करना पड़ रहा है वो डिस्टेंस आपको गिवन है, तो फॉरियर लॉ ऐसे अप्लाई करना है, के लिखना है इनटू एरिया लिखना है, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर घटाना है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ लिख देनी है। T1 लिखा, T2 लिखा, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, माइनस वगैरह भूल जाना, ठीक है। तो हाँ, इसमें रेजिस्टेंस एनालॉजी में क्या है, रेजिस्टेंस एनालॉजी कंपोजिट वॉल के थ्रू ही मैं समझाऊंगा आपको। पहले मैं कंपोजिट वॉल्स आपको पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये एक वॉल है, फिर एक और वॉल ये है, फिर एक और वॉल ये है, फिर एक और वॉल ये है। तो एक के बाद एक वॉल, एक के बाद एक, जब आपके एक के बाद एक लेयर जुड़ती चली जाए, जैसे मान लो आपके पास एक डिब्बा है, उसके बराबर में एक और डिब्बा है, उसके बराबर में एक और डिब्बा है, फिर एक और डिब्बा है, डिब्बे 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 दिख रहे हैं ना। हाँ, तो जब डिब्बे जैसे लेयर एक के बाद एक आपस में जुड़ती जा रही है ना, तो जब वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और पहली लेयर से, मतलब हाई टेम्परेचर वाली लेयर से लो टेम्परेचर वाली लेयर की तरफ अगर हीट का फ्लो हो तो उसे बोलते हैं कंपोजिट वॉल, यानी द joining of layers one by one through each other, and there is a flow of heat between them from high temperature wall to low temperature wall is known as the composite wall. Composite wall क्या होता है कि जब आप बहुत सारी layers को आपस में join कर दोगे, जब आप बहुत सारी layers को आपस में जोड़ दोगे और उनके अंदर हीट का फ्लो हो रहा है तो उसे कंपोजिट वॉल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें अब हमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपको याद रखना है कंपोजिट वॉल के केस में कि अगर इस वाली लेयर से इस वाली लेयर तक, या इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक क्यों हीट गई है, तो इससे इस तक भी क्यों हीट जाएगी, इससे इस तक भी क्यों हीट जाएगी, और इससे इस तक भी क्यों हीट जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, पर टेम्परेचर की प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेगी। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये 3 वॉल्स है, 3 कंपोनेंट वॉल्स है, तो ये टेम्परेचर है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा, यस। तो देखो, ये T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे, T4 टेम्परेचर पे है। T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, उससे छोटा T2, उससे छोटा T3, उससे छोटा T4, मतलब हीट T1 से T4 जाएगी। तो देखो ऐसे बना टेम्परेचर प्रोफाइल, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जा रहा है लीनियरली, ठीक है। समझ गए जो मैं कहना चाहता। तो ये कंपोजिट वॉल होती है। कंपोजिट वॉल जो होती है ना, कंपोजिट वॉल के अंदर आप हीट का ट्रांसफर ये मानते हो कि सिर्फ वन डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ सीधी जा रही है। जैसे कि अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास कोई नोटबुक है जैसे, ठीक है, तो आप ये मान लो हीट सिर्फ है ना इस डायरेक्शन में जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना अंदर जा रही है, ना बाहर जा रही है, सिर्फ सीधी जा रही है। पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, हीट तो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो हम कंपोजिट वाला कंसेप्ट कैसे लगाएं, तो हम कैसे लगाते हैं, हम ये मानते हैं
कि किसी जिस डायरेक्शन में हम मान रहे हैं ना कि हीट फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में हम ये मान लेते हैं सबसे ज्यादा हीट फ्लो कर रही है, और बाकी डायरेक्शन के अंदर हीट इतनी कम फ्लो कर रही है कि वो नेग्लिजिबल है। जिस डायरेक्शन के अंदर हम हीट के फ्लो के बारे में कह रहे हैं ना, हम ये मानते हैं कि उस तरफ का एरिया भी सबसे ज्यादा है जिस तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, और उस तरफ हीट सबसे ज्यादा फ्लो कर रही है, और बाकी डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो कर रही है पर बहुत कम कर रही है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि हीट सिर्फ वन डायरेक्शन फ्लो कर रही है, मतलब हीट फ्लो तो सारी डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन एक डायरेक्शन ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीट फ्लो कर रही है, उसका एरिया भी सबसे ज्यादा है, और बाकी डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो कर रही है लेकिन बहुत कम कर रही है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम ये मानेंगे ना तो हम ये मान सकते हैं कि हीट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और उसके बाद हम फोरियर लॉ लगा सकते हैं। फोरियर लॉ लगता ही तब है जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, हीट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है। तो कंपोजिट वाल क्लियर है, और कंपोजिट वाला कंसेप्ट कब लगाना है ये भी क्लियर है। अब मैं रेजिस्टेंस एनालॉजी बताता हूँ। देखो अब मैंने जो कंसेप्ट बताया उन सबका मैं एक बार में यूज करता हूँ, और ये टॉपिक झट से खत्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, बस समझाने में टाइम ले लिया मैंने। देखो मैंने पहले बता दिया, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ T2 या T3 या T4, ठीक है। इसे ऐसे ही मैं मान लेता हूँ यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2, इसकी K3, ठीक है। ये समझ में आ गया। हीट सब में से क्यों फ्लो करेगी ये मैं कह चुका हूँ, तो इसके लिए फोरियर लॉ लगाना। फोरियर लॉ क्या लगेगा इसके लिए, Q इज इक्वल्स टू माइनस वो बोल रहा है ना, मैं पहले बता चुका हूँ, K1, इसका एरिया भी A मानो, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, K1 A1, ठीक है, K1 A1, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ x1, और यही हीट किस में से फ्लो करेगी, इसमें से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू K2A2, K2A2 बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, वेरी गुड, K3A3 T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय x3। समझ में आ गया। अब इनको इंडिविजुअली Q के इक्वल रखना, जब आप मान लो सारा है ही नहीं, सिर्फ ये इक्वल रखा है Q के, तो यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू x1 डिवाइडेड बाय K1 A1, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इंटू x1 डिवाइडेड बाय K1 A1, ये किसकी वैल्यू आ गई, T1 माइनस T2 की। ऐसे ही इसको जब इसके इक्वल रखो खाली, मान लो ये है ही नहीं, तो यहां से अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, T2 माइनस T3 की, T2 माइनस T3 की वैल्यू क्या आएगी, इसको ले जाओ नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, Q इंटू x2 डिवाइडेड बाय K2A2, ऐसे अगली क्या आ जाएगी, जब इसको रखोगे तो क्या आएगी, Q इंटू x3 डिवाइडेड बाय K3A3, ये क्या आ गया, T3 माइनस T4। इन तीनों, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ना है, एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो इन सबको जोड़ने लगोगे तो T2 माइनस का प्लस का कट गया, T3 माइनस का प्लस का कट गया, T1 माइनस T4, यानी पहली और सबसे बड़ा टेम्परेचर माइनस सबसे छोटा टेम्परेचर, इसे बोलते हैं ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोलते हैं, ओवर मतलब टोटल टेम्परेचर डिफरेंस पूरे सिस्टम का कितना आएगा, पूरे सिस्टम का टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना। यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा T1 माइनस T4, लेकिन यहाँ क्या आएगा, यहाँ इन सबको जोड़ोगे तो Q कॉमन, क्या बच गया, x1 अपॉन में K1 A1 प्लस x2 अपॉन में K2 A2 प्लस x3 अपॉन में K3 A3, है ना। अब देखो Q की वैल्यू यहीं रहने दो, बाकी सबको नीचे ले जाओ, तो Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय x1 अपॉन में K1 A1 प्लस x2 अपॉन में K2 A2 प्लस x3 अपॉन में K3 A3। यही है रेजिस्टेंस एनालॉजी। ये नीचे नीचे वाली टर्म है ना, ये खाली ये जो टर्म है Q के मल्टीप्लाई वाली, इसी का नाम है RA, रेजिस्टेंस एनालॉजी। कैसे, अरे वैसे ही लिख लो, I इज इक्वल्स टू में V बाय R, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, I की वैल्यू क्या, दोनों तरफ R से डिवाइड कर दो, V बाय R इज इक्वल्स टू I, ठीक है।
तो I इक्वल टू वी बाय होता है। ये ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस है। ये है टेम्परेचर की डेफिनेशन आती है यहाँ से। इसका नाम क्या है वैसे तो? यहाँ पे तो लिख रहे हैं ओवरऑल, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ लिख रहा हूँ, मिटा दूँ एक मिनट बस, खत्म हो गया टॉपिक। बस इसमें एक बात और बताऊंगा छोटी सी, फिर बिल्कुल ही फिनिश कर दूंगा। इसका नाम क्या है बेटे जो T1 माइनस T4 है? ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, TD, टेम्परेचर डिफरेंस। और इसे क्या बोलते हैं? थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल होता है ना, तो ये भी पोटेंशियल है, लेकिन ये थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है। टेम्परेचर की डेफिनेशन है ये। टेम्परेचर इज नथिंग, it is the thermal potential difference which is necessary to flow the heat, to transfer the heat from one point to another point। मतलब इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी की वजह से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होती है। मतलब टेम्परेचर वो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक रीजन से दूसरे रीजन तक हीट का फ्लो करवाता है, हीट का ट्रांसफर कराता है, करवाता है ट्रांसफर। ये पोटेंशियल हो गया तो नीचे वाला क्या? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस एनालॉजी या टोटल रेजिस्टेंस। वैल्यू क्या आ गई? कंपेयर कर लो, x1 अपॉन में k1a1 प्लस x2 अपॉन में k2a2 प्लस x3 अपॉन में k3a3। ठीक है, ये तो सिंपल निकाल लिया रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस सीरीज में भी होते हैं, पैरेलल में भी होते हैं। ये किस में थे? सीरीज में थे, पैरेलल में? सीरीज में थे। कैसे पता लगा? अरे भैया जहां से एक प्लेट खत्म हो रही है वहीं से दूसरी प्लेट स्टार्ट हो रही है, जहां से दूसरी प्लेट खत्म हो रही है वहीं से तीसरी प्लेट स्टार्ट हो रही है। जब जहां एक रेजिस्टेंस खत्म हो, अगर वहीं से सिर्फ दूसरा चालू हो रहा हो, सिर्फ दूसरा, तो सीरीज में होता है। और जहां से दूसरा खत्म हो रहा हो वहां से सिर्फ तीसरा चालू हो रहा हो, कोई और सा रेजिस्टेंस चालू नहीं हो रहा है, तो वो सीरीज में। मैं समझाता हूँ, देखो ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है? ये रेजिस्टेंस एनालॉजी था और यही कंपोजिट वाल था, ठीक है? और मैंने बता दिया है यूनि डायरेक्शनल फ्लो तब होगा जब एक डायरेक्शन का एरिया काफी ज्यादा हो दूसरे के कंपैरिजन में, और जिस डायरेक्शन का एरिया काफी ज्यादा है उस तरफ काफी ज्यादा हीट फ्लो हो रहा हो बाकी डायरेक्शन कंपैरिजन में, तो हम यूनि डायरेक्शनल फ्लो मान सकते हैं और फॉरियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने कहा इसका नाम है R, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, इसका रेजिस्टेंस है R4। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जहां से R1 खत्म हो रहा है, R1 शुरू A पॉइंट से हुआ, खत्म हो गया B पॉइंट पर, जैसे ही R1 खत्म हुआ जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट से सिर्फ R2 स्टार्ट हो रहा है और कोई रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो R1 और R2 सीरीज में है। जहां से R2 खत्म हुआ वहां से सिर्फ R3 स्टार्ट हो रहा है, कोई और रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये B सीरीज में है। और जहां से R3 खत्म हुआ वहां से सिर्फ R4 स्टार्ट हो रहा है और रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी सीरीज में है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, जहां से R1 खत्म हुआ, B पॉइंट पर खत्म हो गया R1, तो वहां से क्या सिर्फ R2 स्टार्ट हो रहा है, वहां से तो R2 भी स्टार्ट हो रहा है, और मान लो इसका नाम R5 है, R5 भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये सीरीज में नहीं है। क्या ये दोनों सीरीज में? ये दोनों अभी भी सीरीज में, ठीक है? ये किस में है फिर? ये पैरेलल में है। ये दोनों कौन से? दोनों पैरेलल में। कैसे पता चलता है? अगर दो रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वो पैरेलल में होते हैं। जैसे ये देखो R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? अरे अभी काम आएगा, जब 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, 9th 10th नहीं पढ़ा रहा हूँ, काम आएगा इसी में ही। कहीं सोच रहे हो क्या पढ़ाने लग गया? मैं ये कहने लग रहा हूँ कि R1 R2 R3 तीनों के तीनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। मान लो A डैश से स्टार्ट हो रहे हैं, B डैश पे खत्म हो रहे हैं, या A प्राइम B प्राइम पे, बोलने के तरीके हैं। A प्राइम से स्टार्ट हो रहे हैं, B प्राइम पे खत्म हो रहे हैं, या A डैश से स्टार्ट हो रहे हैं, B डैश पे खत्म हो रहे हैं, ये पैरेलल में है। अगर रेजिस्टेंसेस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो पैरेलल में है, और जहां से एक खत्म हो रहा है सिर्फ वहीं से दूसरा चालू हो रहा है, सिर्फ दूसरा चालू हो रहा है, तो सीरीज में। ये सीरीज और पैरेलल कांसेप्ट है। यही कांसेप्ट मैं कंपोजिट वाल में लगाऊंगा कि अगर कंपोजिट वाल सीरीज में है तो कैसे काम करूंगा, पैरेलल में है तो कैसे काम करूंगा। ठीक है,
जस्ट एक मिनट देखो, ये तो मैं एक बार दोबारा से क्विक रिकैप दे देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया है। मैंने क्या बोला, ये लेंथ है कुछ भी मान लो x1, अगली है x2, उससे अगली है x3, ये टेम्परेचर है T1, ये है T4, ये है T2, ये है 3, डेरिवेशन मैंने करवा दिया है, इसकी K1, इसकी K2, इसकी K3। कई बार है ना एरिया सेम दे देता है, कई बार अलग अलग देता है, आप अलग अलग ले लो, न्यूमेरिकल में तो अक्सर वो अलग अलग देगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस तो क्या निकाला, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T4, फर्स्ट माइनस लास्ट या हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, और ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाला था, इसकी थिकनेस, पहली प्लेट कितनी लंबी है या कितनी थिक है, डिवाइडेड बाय K1 A1 प्लस X2 K2 A2 प्लस X3 K3 A3, ठीक है। ये तो जब वो सीरीज में देखो, ये फोरियर लॉ, ये फोरियर लॉ कैसे होता है, देखो कुछ ऐसा होता है फोरियर लॉ, Q इज इक्वल्स टू KA dt by dx। एक मिनट के लिए माइनस साइन मैंने मान लो एडजस्ट कर दिया, या मान लो माइनस साइन है भी, एक मिनट के लिए मान लो, वो तो साइन है एडजस्ट हो जाएगा। मैं इस K1 और A को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, वही तो मैं यहाँ करूंगा, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस लूंगा, उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा क्या आ जाएगा Q, वही था टोटल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थिकनेस डिवाइडेड बाय K थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। मतलब ये फोरियर लॉ से है, मैं बस ये बता रहा था। लेकिन अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो क्या है, अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ कंसेप्ट ये है कि मान लो कुछ ऐसा होता, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लिख सकते हो, आप कैसे लिखनी है, थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। टेम्परेचर डिफरेंस तो इजीली सब में सेम आएगा, चाहे रेजिस्टेंस सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, लेकिन रेजिस्टेंस बदलेगा। तो जैसे मान लो ये वॉल है एक, ओहो कोई उठा, ये दूसरी वॉल है, ये तीसरी वॉल है, ये चौथी वॉल है, ठीक है। अब ये ऐसे दो पीस में, और मान लो ये ऐसे तीन पीस में, है ना, कैसे देखो, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, इसकी K3, इसकी K4, इसकी K5, इसकी K6, इसकी K7, इसकी थिकनेस X3, X4 लिख दो, इसकी X3, इसकी X2 और इसकी X1। ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, यहाँ T4 है, यहाँ T5 है। ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस तो सिंपल आ गया, T1 माइनस T5, पहला माइनस लास्ट। लेकिन अब रेजिस्टेंस कैसे आएगा, हीट ट्रांसफर निकालना तो रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे आएगा, रेजिस्टेंस यार कोई तो सीरीज में कोई पैरेलल में, कैसे करूँगा, ओहो ये बड़ी मुसीबत है। देखो अगर मुझे इसका पता चल जाए रेजिस्टेंस कितना टोटल, तो ये पूरा अगर इसका रेजिस्टेंस मान लो, इसका रेजिस्टेंस पूरा आता है R1, ठीक है, मान लिया इसका पूरा रेजिस्टेंस आता है R1 और इसका पूरा रेजिस्टेंस आता है R2, R1 डैश R2 डैश, तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस फिर इसका रेजिस्टेंस प्लस R1 डैश प्लस इसका रेजिस्टेंस R3 प्लस उसका रेजिस्टेंस R2 डैश, है ना। और जब मैं OTD को RTH से डिवाइड करूंगा तो मेरा हीट फ्लो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सिंपल डेल्टा T लिख देता हूँ, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कैसे आएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH। RTH में R1 की वैल्यू लिखनी तो आसान है, R1 की वैल्यू क्या आएगी इसमें, R1 की वैल्यू बताना, हाँ वेरी गुड, X1 अपॉन में K1 A1, इसका एरिया A1 है, ठीक है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, इसका A5, इसका A6, इसका A7, ठीक है। ओ अब क्या होगा, एरिया तो यार सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से, जैसे मान लो 10 है थिकनेस और एरिया कुछ
5 मीटर स्क्वायर है, थर्मोकॉन्डक्टिविटी कुछ है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा वैल्यू पुट करके, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, मतलब एक वैल्यू आ जाएगी नंबर में, ठीक है। R1 की वैल्यू से आ जाएगी। अब R3 की वैल्यू भी सिंपल आ जाएगी इसकी। R3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 डिवाइडेड बाय R3 ये है K4 A4 आ जाएगी। मेन है इस पे और इस पे काम करना, बिल्कुल सिंपल है यार, ये सबको पता है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ऐसे ही ये पैरेलल में सारे कार्य, क्योंकि इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म, ये वाला भी यहाँ से, मतलब इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक चिपके हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालूंगा, R1 डैश नाम है ना, कुछ नहीं करना। देखो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को जोड़ने का, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को जोड़ने का फॉर्मूला होता है, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, इसको मिटा दूं, इसको, ये वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बस अब मैं आपको R1 डैश निकाल के दिखा देता हूँ, फिर इन चारों को जोड़ देना, आप आंसर आ जाएगा। R1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं तुम कैसे जोड़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों R1 और R2 कोई रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है, तो इन दोनों का उल्टा करो और जोड़ दो, वो जो आएगा ना वो टोटल का उल्टा आएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो आ सकता है उसका उल्टा इज इक्वल्स टू पहले रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल प्लस दूसरे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ऐसे ही तीसरे का रेसिप्रोकल, चौथे का रेसिप्रोकल। आई होप आप सबको बात पता भी होगी, नहीं पता है तो पता लगी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 1/R1 डैश क्या आएगा, 1/R1 डैश, इसका उल्टा कर दो, 1 इस वाला रेजिस्टेंस क्या था, x2 अपॉन में K2 A2, तो x2 डिवाइडेड में जब K2 A2 लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा K2 A2, और यहाँ पे इसका लिख दूंगा x2 K3 A3, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा x2, ये क्या आ गया K2 A2 प्लस K3 A3, इसको सोल्व कर लेना, K2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी 10-15, ऐसे A2 एरिया इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी क्वेश्चन में, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, वैल्यू आ जाएगी, ये R1 डैश की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बस इसमें क्या है, इसमें 3 है ऐसे ही, इसमें से 3 बार जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आएगी वैल्यू, इसमें x4 आ जाएगा, बस यहाँ R2 डैश, यहाँ भी x4, और यहाँ एक और वैल्यू आ जाएगी क्या, प्लस आएगा क्या K5 A5, ठीक है, K5 A5, K6 A6, ये x4 है, x4, K7 A7, बस x4 सबका एलसीएम आ जाएगा, सबका एलसीएम x4, इसको सोल्व कर लेना और फिर उसका उल्टा कर देना, तो R2 डैश की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको सोल्व करना पहले, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक है, अब पर ये तो 1/R2 डैश है तो पलट दो इसको, तो R2 डैश की वैल्यू क्या आएगी 1/10, समझे, ये तरीका है काम करने का, ये बिल्कुल सिंपल तरीका था, मैंने अपनी तरफ से पढ़ा दिया आपको, बाकी कुछ एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, मेन कंसेप्ट ही था जो आपको मुझे समझाना था। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लो, और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, समझ में आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगले वीडियो में मिलते हैं, टाटा।